क्रांतिकारी आंदोलन में दो चरण है, एक फर्स्ट फेज और एक सेकंड फेज। पहले चरण के अंदर भारत में और भारत से बाहर, दूसरा चरण भारत से बाहर नहीं, भारत में बने संगठन कौन कौन से, HRA, HSRA, IRA। भारत में कहां कहां पे, जहां जहां पे आपके लाल बाल पाल है, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब। बाहर कहां कहां पे, लंदन, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, अपन। तिलक भारत के पहले राजनेता है जिनको जेल भी थी, हमने पढ़ा, देखो गरम दल का योगदान पढ़ा, उसमें पढ़ा है इन्होंने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के उदाहरण प्रस्तुत किए थे। तिलक पहले राजनेता थे जिनको जेल भेजा गया था। क्यों भेजा गया? केसरी अखबार में आपत्तिजनक लेख के कारण। तीसरा जो बंदा है वो है आपके वीर सावरकर। इसके बाद भाई सावरकर तो पढ़ने के लिए चले गए लंदन। कहां पे चले गए? लंदन। और अभिनव भारत वालों को छोड़ के कर दो रे कांड कोई ना कोई। इस अभिनव भारत का एक मेंबर था, उसका नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। इसने नासिक के जज को गोली मार दी थी। नासिक का जज था जैक्सन। कौन था? तो जैक्सन को डांस किसने करवाया? अनंत लक्ष्मण करकरे ने। किसने करवा दिया? अनंत लक्ष्मण करकरे। अनंत लक्ष्मण करकरे कौन से संगठन का था? अभिनव भारत। कौन से का था? महाराष्ट्र में तीन ही बातें और महाराष्ट्र में कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के अंदर वासुदेव बलवंत फड़के, सबसे पहले फड़के कौन सी जनजाति को लेके? रामोसी। कौन सा के अंदर? बॉम्बे। मुख्य उद्देश्य हिंदू राज्य की स्थापना। गिरफ्तार कर लिए गए। आगे किसने बढ़ाया? दौलतारा। चापेकर बंधुओं के नाम क्या क्या है? दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। कौन से प्लेग अधिकारियों को मार देते हैं? रेंड और आयरेस्ट। कब मार देते हैं? 22 जून 1897 में। दोनों भाइयों को दे दी गई फांसी। तिलक को केसरी अखबार के आपत्तिजनक लेख के कारण, किससे? कंट्रोवर्शियल आर्टिकल की वजह से 18 महीने की क्या विधि? जेल। तिलक भारत के पहले राजनेता थे जिनको जेल भेजा। अतः गरम दल के लोगों ने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के उदाहरण प्रस्तुत किए। अच्छा, जजों को गोलियां इसलिए मारते थे, या तो इन्होंने पुलिस वालों को गोलियां मारी या जजों को गोलियां मारी है, क्योंकि इनको यही पकड़ेंगे, यही दंड देंगे। भाई लड़के थे 18-18, 20-20, 22-22 साल के लड़के थे, तो ज्यादा गुस्सा किस पे आएगा? इसने पकड़ा था, इसको मार देते हैं। इसने जेल भेजा था, इसको मार देते हैं। तो या तो पुलिस वालों को मारा था इन्होंने, या किसको मारा था? जजों को मारा था। अरे यार ये अपने, और जैक्सन बड़ा अजीब जज था। ये तो क्या होता है, नॉर्मली एक बंदे ने क्रांति की, एक 20-21 साल का लड़का, उसने एक अंग्रेज को पीटा, मुर्गा बना दिया। 4 अंग्रेजों को कॉलेज मुर्गा बना रहा, गौरव हमारे देश के अंदर तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। अब उन्होंने मुकदमा किया, पुलिस आई पकड़ के ले गई। कोई बात नहीं, अब आपको कोर्ट में सामने पेश किया गया और कोर्ट में कहा गया 6 महीने की जेल गौरों को पीटने के चक्कर में। कोई बात नहीं, बंदा जब हथकड़ियों में बाहर निकला तो भी अपने दोस्तों को विक्ट्री साइन दिखाते हुए गया, देश के लिए जा रहा हूं और मैंने उन गोरों को पीटा था इसलिए जा रहे हैं, यूं कहते हुए गया कि एकदम अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों को पीट दिया गया है। तो वैसे यूं बड़ा यूं फॉर्म में रहते वो लोग। जैक्सन ने ऐसे करना शुरू कर दिया। जैक्सन ने, कौन थे लड़के? सब ये 2 लड़के जिन्होंने पीटा था, मुर्गे बन जाओ, इंटर करो इनके ऊपर 4। बड़ा ह्यूमिलिएट फील करते कि यार सरेआम सबके सामने मुर्गा बना दिया था। तो उनको लगता है जैक्सन दंड दे दे, जेल भेज दे, मुर्गा क्यों बनाया यार लोगों के सामने। तो उनको लगा यार इस जैक्सन को डांस करवाना पड़ेगा, इसलिए जैक्सन को गोली कौन मार गया था? अनंत लक्ष्मण करकरे। क्रांतिकारी संगठन है या शांतिपूर्ण संगठन है? क्रांतिकारी है। तो हम बम फेंकेंगे भाई साहब, तो अपने को बम बनाना आता नहीं, तो एक बंदे को बम बनाना सीखने के लिए भेजा गया फ्रांस। कहां भेजा गया? क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो कहा फ्रांस के अंदर इस प्रकार की भावना। फिर एक दूसरी चीज थी, उन दिनों ये 1905 के आसपास के अंदर रूस में क्रांति की बातें चल रही है। कहां बातें चल रही है? और रूस वालों की वास्तव में क्रांति तो 17 में हुई थी। पहला अटेम्प्ट ले लिया था उन्होंने 5 में फेल हो गए थे वो क्रांति के अंदर। इसलिए रूस के खूब सारे क्रांतिकारी भाग के चले गए थे फ्रांस। कहां चले गए? अपने वालों को पता था कि रूस वाले क्रांतिकारी कहां रहते हैं? फ्रांस। इसलिए एक बंदे को फ्रांस भेजा के जाके रूसियों से मिल। किससे मिल? और रूस में कैसे क्रांति करते हैं वो अपने फॉर्मूला ला। तो हेमचंद्र कानून को यहां से गया पेरिस, रूसियों से मिला। रूसियों ने कहा हम बम फेंकते हैं, तो बम बनाना सीख के आया। तो बम बनाना कौन सीख के आया? हेमचंद्र कानून। कहां भेजा था इसको? फ्रांस। कहां भेजा था? फ्रांस। किससे सीख के आया? रूसी व्यक्ति से। किससे सीख के आया? रूसी। भाई साहब आके इन्होंने तो फैक्ट्री लगा ली। कलकत्ता में एक जगह पड़ती थी मानिक तल्ला। कौन सी जगह थी? मानिक तल्ला में तो बम बनाने का कारखाना सेट कर लिया इन लोगों ने। अब बम बना लिया, अब बम बनाने के बाद प्रैक्टिकल करें। फेंके हैं भाई साहब, किसी ना किसी पर फेंके। किस पे फेंके? तो जज पर ही फेंके। तो बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरपुर का एक जज था किंग्सफोर्ड का। इस किंग्सफोर्ड को मारते हैं, और किंग्सफोर्ड को मारने के लिए 2 बंदे भेजे गए। एक लड़के का नाम था प्रफुल्ल चाकी, क्या नाम था? और एक लड़का था खुदीराम बोस। 18-18 साल के लड़के, मूछें फूटी हुई नहीं थी, नए नए टाबर थे। मैं कहता हूं कॉलेज टाइम में जब लड़ाई करने जाते थे ना, नॉर्मल डंडे लेके भी जाते हाथ में, या ऐसे ही लड़ने के लिए जाते तो भी डर लगता था। इधर उधर 4 बार देखते हुए चलते कि पुलिस नहीं आ जाए, कोई दूसरा आके ना पीट जाए, इस प्रकार का होता था। तो यदि किसी के जेब में बम हो तो उसको कितना डर लगे, भयंकर डर लगे आदमी को। तो अब उन दोनों के पास में बम, अब वो गली के एकदम नुक्कड़ पे खड़े, एक बंदे को आगे भेजा हुआ कि तू देख उधर से किंग्सफोर्ड आएगा तो मारना है।
अब वो गोरे सारे एक तो एक जैसे दिखते हैं, भूरा रंग एक जैसा ही दिखता है, चेंज पता भी नहीं चलता अपने को। तो अब वो जैसे ही कोई आने लगे, कोई गाड़ी आने लगे, वो आ गया तो वो बम निकाल ले, फिर वो अंदर डाले, नहीं है नहीं है, वो वापस अंदर डाले, फिर कोई दूसरा इस बार लग रहा है, वो वापस वो निकाले, नहीं नहीं अंदर डाले, अंदर डाले। वो आंटी जी देख रहे हैं, उधर मत देख, उधर मत देख। तो वह डरे हुए से खड़े एकदम एकदम। इतने में कोई उधर से गाड़ी आई, वो उनका आ गई, उसमें फेंक दिया। किंग्सफोर्ड था ही नहीं, उसमें 2 लुगाइयां थी। अब अंग्रेजों का दिक्कत ये, अंग्रेज बूढ़े होने के बाद लुगाई आदमी भी अंतर मालूम नहीं होता, एक जैसे से दिखते हैं, दाढ़ी मुझ होती नहीं है उनके ज्यादातर के, तो इसलिए लुगाइयों पे फेंक गए। ये फेंकने गए थे किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, 2 महिलाओं को मार के आ गए थे। पुलिस ने पीछा किया, टाबर ही थे, रेलवे स्टेशन पर दोनों खड़े थे, और जैसे पुलिस को देखा भागने की कोशिश की, पुलिस को पता चल गया यही है। पुलिस ने कहा रुक जाओ, यहीं गोली मार देंगे, तो प्रफुल्ल चाकी तो खुद ही गोली मार लेते। उसके पास बंदूक थी, उसने खुद नहीं सुसाइड कर लिया। खुदीराम बोस को पकड़ा गया, खुदीराम बोस को बाद में फांसी दी गई थी। शायद भारत में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों को जिनको फांसी मिली उनमें कौन थे? खुदीराम बोस। तो पुलिस से बचने के लिए सुसाइड कौन कर लेता है? प्रफुल्ल चाकी। और बाद में फांसी किसको लगाएगी? खुदीराम बोस को जब पकड़ा गया तो इसको पूछा गया कि भाई बम लाए कहां से थे? इसने कहा हमारे फैक्ट्री है पूरी, बनाता कौन गया? मुंह भैया सीख के हैं, पूरा वैसा माल मत है अपने पास में। इसलिए अंग्रेजों ने छापा मारा और 34 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए। कितने क्रांतिकारी गिरफ्तार किए? और इन पे जो मुकदमा चला उसका नाम था अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। इन 34 में से एक बंदा गवाह बन गया था, नरेंद्र गोसाई। कौन बन गया था? और नरेंद्र गोसाई सारी बात बता दे। अब क्रांतिकारियों को ये नहीं समझ में यार अपनी बात बताता कौन? अब अंग्रेजों को सारी बात बता। अंग्रेज हेमचंद्र कानून को लेके जाए साइड में और लेके जाके, अरे बम बनाना कहां सीखे? अब उसको ये नहीं समझ यार बताया किसने? बारिंद्र घोष को लेके जाएगा, अच्छा तू वो अखबार तू निकालता क्या? अरविंद घोष को लेके जाएगा, अच्छा मास्टरमाइंड तू है इनका। तो इनको फाइनली पता चला कि अपनी सबकी सूचनाएं कौन देता है? नरेंद्र गोसाई। क्योंकि अंग्रेजों ने नरेंद्र गोसाई को बीमार बता के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। तो इनको डाउट हुआ कि अच्छा अपने सबको जेल में रख रखा है, डेली डंडे मारते हैं, नरेंद्र गोसाई हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर इनमें से 2 बंदे और थे, सत्येंद्र बोस और कन्हई दत्त। क्या नाम था? सत्येंद्र बोस और कन्हई दत्त। उन्होंने कहा हम भी बीमार है, और वो बीमारी का बहाना लेके हॉस्पिटल गए, नरेंद्र गोसाई को मारा। नरेंद्र गोसाई को मार दिया था 7 वर्ष। इस केस में जितने लोग थे उन्होंने, जो पुलिस वाले पकड़ के लाए थे उनको मार दिया था, जो जज था उसको मार दिया था, जो इनके खिलाफ गवाही देने वाला था उसको मार दिया था, इन सबको मारा था। तो ये तो बड़े गजब के क्रांतिकारी हुए थे सारे के सारे। पर बाद में अरविंद घोष के खिलाफ तो कोई ज्यादा सबूत मिले नहीं, अरविंद घोष के पास सबूत नहीं मिले, तो अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। पर भगवान जाने अरविंद घोष को अंदर रख के क्या ही किया था उन्होंने। अरविंद घोष बाहर आने के बाद क्रांति का नाम नहीं लिया, बाबा जी बन गए थे, आध्यात्मिक चिंतक हो गए। क्या हो गए थे? आध्यात्मिक चिंतक। अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू करती थी। पांडिचेरी चले गए थे। कहां चले गए? आश्रम खोल लिया था, अरबिंदो आश्रम। और वैसे कि मैं जेल में था तो भगवान ने आके कहा कि तुझे काम के लिए थोड़ी आया अरविंद, तेरा काम बहुत बड़ा है, क्रांति जैसा काम तो कोई कर सकता है, तू दुनिया की सेवा करेगा, मानवता की सेवा करेगा। लोगों ने कहा जाओ भाई। तो अरविंद कहां चले गए थे बाद में? पांडिचेरी। खूब सारे इन वाले भाई बारिंद्र घोष को इन सबको बाद में सजाई हुई थी उसमें। एक बंगाल में एक और कोई घटना कोई याद रखने वाली सी है, तो घटना ये है कि 1915 में एक जगह पड़ती है बालासोर, उड़ीसा में। जगह कौन सी है? बालासोर। और वहां पे 5 क्रांतिकारी एनकाउंटर में मारे गए थे। उनमें एक क्रांतिकारी का नाम याद रखना आपने, तो बाघा जतीन। कौन थे? नाम तो जतीन दास मुखर्जी था, पर बचपन में कभी बाघ मार दिया था इसलिए नाम पड़ गया था बाघा जतीन। क्या नाम पड़ गया? 5 क्रांतिकारी मरे थे। जतीन दास मुखर्जी था, नरेन था, ज्योतिष था, मनोरंजन था, चितप्रिय थे। 5 लोग थे। नदी के किनारे मैन टू मैन फायरिंग के अंदर मारे गए थे लोग। पर नाम अपने एक का ही रखना, अपने क्वेश्चन बाघा जतीन का पूछा जाएगा तो कोई पूछेगा बालासोर एनकाउंटर में, बालासोर मुठभेड़ में कौन से क्रांतिकारी शहीद हो गए थे? तो कौन हो गए थे? बालासोर कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? उड़ीसा। उन दिनों अपने बंगाल में एक बहुत बड़े कवि हुआ करते, उनका नाम था नजरुल इस्लाम। क्या नाम था? नजरुल इस्लाम। नजरुल इस्लाम लिखते हैं कि बालासोर में वह जगह, ये बालासोर एक नदी के किनारे, नदी का नाम है बूढ़ीलाल। कौन सी नदी है? बूढ़ीलाल नदी के, बूढ़ीलाल नदी के किनारे जतीन मुखर्जी, चितप्रिय, मनोरंजन, ज्योतिष, नरेन 5 क्रांतिकारी लड़ते हुए अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हो गए। बूढ़ीलाल नदी उसी प्रकार है जैसे हल्दी घाटी। जैसे बंगाल के क्रांतिकारियों के शहीद होने की एक जगह की तुलना किससे की जा रही है? राजस्थान कितना प्रभावित करता होगा उनको। हम नहीं लड़े थे पर हमने प्रभावित किया है उनको। इसलिए नासिक में एक संगठन बनता है, उसका प्रतीक चिन्ह हमारा विजय स्तंभ है। उड़ीसा में कहीं कोई शहीद होते हैं और उस स्थान की तुलना किससे की जाती है? अरविंद घोष का स्टेटमेंट है कि मुझे क्रांति की प्रेरणा चित्तौड़ में मिली थी। ये बंगाल वाले सारे के सारे हल्दी घाटी में आके लोटपोट होके गए थे। यार यदि क्रांति करनी है तो अपने को यहां चलना चाहिए। गोपाल सिंह खरवा को बुला के लेके गए थे बंगाल की, चल के भाषण दो ताकि मोटिवेट हो।
तो अपने वालों ने सीधा सीधा कुछ ही नहीं किया, ऊपर इनको कहा था मोटिवेट तुम्हें पूरा करेंगे, बाकी बम बम फेंकना तुम देखते रहो, तुम्हारे हिसाब से करते रहो। तो ये अपना हो गया बंगाल, याद रह जाएगा। पंजाब में कोई मोटी घटना है नहीं, पंजाब में याद रखने भी कोई बात नहीं, याद भी नहीं रखना, पंजाब का कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। आपने दो याद रखना, एक तो महाराष्ट्र और एक कहां पर आपका बंगाल। 57 की क्रांति की गोल्डन जुबली मनाते हैं भाई। इससे पहले 57 की क्रांति का कोई नाम ही नहीं लेता था। 57 की क्रांति के बारे में पहली बार लोगों के बीच में बात करने वाला कोई संगठन, तो वो संगठन कौन सा है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। वो बंदा जिसने बात करनी शुरू की वो है वीर सावरकर। कौन है? इसलिए वीर सावरकर ने बुक लिखी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन सी लिखी थी? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। किसके बारे में? 1857 की क्रांति के। एक पर्चा प्रकाशित किया था, ग्रेव वार्निंग, खतरनाक है, या तो हमारी बातें मान लो वरना कहां सुला देंगे ले जाके। तो कौन सा पर्चा प्रकाशित किया? कौन सी क्रांति की गोल्डन जुबली मनाई? 1857 की क्रांति की क्या मनाई? गोल्डन जुबली मनाई। इसलिए मेरे को याद है पिछली बार जब महाराष्ट्र में चुनाव थे तो अमित शाह ने एक सभा में भाषण दिया था, सावरकर नहीं होते तो 57 की क्रांति के बारे में कोई जानता ही नहीं। सावरकर महाराष्ट्र गए थे तो उनका स्टेटमेंट था, यदि सावरकर नहीं होते तो 57 की क्रांति के बारे में कोई नहीं जानता। बात सही है। इससे पहले 57 की क्रांति की कोई बात ही नहीं करता था। पहली बार यही लोग थे जिन्होंने कहना शुरू किया था कि 57 की क्रांति हमारा क्या है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? इन्होंने वैसी बातें करनी शुरू की वहां पे। और हम इसकी क्या मनाएंगे? गोल्डन जुबली। लंदन में 1907 में वहां गोल्डन जुबली मना ली, तो वहां थोड़ी क्रांतिकारी इस प्रकार की भावना रही। आप देख लो ये बुक कितनी वो रही होगी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कि अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। ये बुक भारत के अंदर कोई भी पढ़ नहीं सकता, पर भारत है जी, जिस बुक पे ये रोक लगा दी जाए वो तो पक्का पढ़ेंगे, है ना। और पढ़े नहीं पढ़े, पर अब ये तो पक्का देखना ही है अपने को। तो इस बुक को दो बार बाद में पब्लिश किया गया। पहली बार इसको पब्लिश कर रहे थे भगत सिंह। कौन कर रहे थे? दूसरी बार इसको पब्लिश कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। कौन कर रहे थे? बुक किसकी? पहली बार पब्लिश किसने की? दूसरी बार किसने की? लोग भगत सिंह की डीपी लगा के सावरकर को गालियां निकालते हैं। भारत में इतिहास की व्याख्या वे लोग करते हैं जो इतिहास पढ़ते ही नहीं है। इतिहास में काला या सफेद कुछ भी नहीं है, ग्रे है वो बिटवीन द लाइन्स है। लोगों ने अपने अपने पक्ष चुन रखे हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो चुन लेता है, जबकि उनके बीच की है वो बहुत संकड़ी गलियां हैं जी, उनसे निकलना हर किसी के बस की बात नहीं है। सावरकर की 57 की क्रांति की बुक पढ़ ली जाए तो सावरकर साफ साफ लिखता है कि क्रांति मुसलमानों की है, हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन उदाहरण है। आप देखोगे 57 की क्रांति के सारे जो लोग हैं मुसलमान है, बहादुर शाह जफर इन सब के सब। पर सावरकर, आज यदि सावरकर भारत में जब पॉलिटिकल इस डिस्कोर्स में बात की जाती है तो सावरकर की बात ये की जाती है कि सावरकर एक हिंदुत्ववादी हीरो है। उसके बाद के काल के अंदर उसने वैसी बातें की होगी, पहले के काल में अलग है। अब लोगों ने अपने अपने चुन रखे हैं, जिनको वो सूट करता है उधर वाला ले लेते हैं, जिनको ये सूट करता है इधर वाला ले लेते हैं। बाकी सावरकर ही वो पहला आदमी था इसने 57 की क्रांति की बातें करनी शुरू की। अब वहां पर इस प्रकार की बातें आई तो कहा कि भाई भारत गुलाम है, भारत में गंदे गंदे कानून लागू करते हैं अंग्रेज। कौन लागू करता है? ये भारत सचिव लागू करता है। तो कहा भारत सचिव को मारते हैं। फिर किसी ने कहा यार भारत सचिव को नहीं, इसको एक सलाह देता उस आदमी को मारते हैं। कौन सलाह देता है? तो उसका एक सलाहकार था, उसका नाम था कर्जन वाइली। मदनलाल धिंगड़ा भी इनके साथ जुड़ा हुआ था। मदनलाल धिंगड़ा लंदन में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार को मार देता है। भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार कौन था? कर्जन वाइली। कौन था? तो आप सिंपल 15 शब्दों में आपको पूछ ले मदनलाल धिंगड़ा, तो बता सकते हो? मदनलाल धिंगड़ा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली को मार दिया। ये कौन से संगठन से जुड़ा हुआ था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। धिंगड़ा भयंकर पैसे वाले परिवार का था, भयंकर पैसे वाले परिवार का। धिंगड़ा के परिवार का अंग्रेजों के साथ बिजनेस था, इसलिए जैसे ही धिंगड़ा ने वहां गोली मारी थी, धिंगड़ा के परिवार ने अखबार में पूरा आर्टिकल दिया था कि हमारा मदनलाल से कोई लेना देना नहीं है, अंग्रेजों के साथ बिजनेस खराब हो जाएगा भाई साहब पूरा का पूरा। हमने पढ़ने के लिए भेजा था, वहां जा गलत लोगों की संगत में आ गए, हम क्या करें उसके। पर इसको मारने के बाद में ये सब उधर उधर से अब वो हुआ, धरपकड़ हुई, धिंगड़ा को पकड़ा गया। धिंगड़ा को पकड़ के क्या लगा दी गई? फांसी। अब धिंगड़ा को पूछा करे बातें कहां से लाते हो रे तुम? तो कहा वीरू भैया से कहते हैं। फिर वीरू भैया को गिरफ्तार किया गया, वीरू भैया को भेजा काला पानी। कहां पर भेजा? काला पानी भेज दिया गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा सब इधर उधर फरार हो गए। मैडम भिखाजी कामा के बारे में एक बात और याद रखनी है। मैडम भिखाजी कामा बाद में जर्मनी का एक शहर पड़ता है स्टुटगार्ट, वहां पर एक समाजवादी सम्मेलन में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है? 1907 में वहां पर एक समाजवादी सम्मेलन होता है, सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भाग लेती है और वहां भारत का झंडा फहराती है। भारत का झंडा फहराने का मतलब यह है कि आप कोई भी सम्मेलन होता है, जैसे मान लो एक सम्मेलन है उसमें 10 जने बैठे हैं, अमेरिका वाला बैठा उसके आगे अमेरिका का झंडा, चाइना वाला बैठा उसके आगे चाइना का झंडा, तो भारत वाला बैठा उसके आगे भारत का झंडा, इसके आगे भारत का झंडा रखा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाके कर रही थी झंडा फहरा दिया झंडा फहरा दिया,
ऐसे नहीं किया बेचारी ने कुछ भी। ये वहां भारत की तरफ से भाग ले रही है तो भारत का झंडा लगा के बैठी है। तो हम कहते हैं विदेशों में भारतीय झंडा फैलाने वाली महिला कौन थी? मैडम भिखाजी कामा। फिर क्रांतिकारियों में महिला थी तो हम कहते हैं क्रांति की माँ। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता? मैडम भिखाजी। भयंकर पैसे वाली थी, बहुत पैसे वाली, बहुत पैसे वाले परिवार। दादा भाई नौरोजी की सचिव थी शुरुआत में, तो हस्बैंड साइड डॉक्टर वगैरह थे, पैसे वाले परिवार की थी। अब वो तो सिंपल सी बात है ना, पैसे वाले थे तभी लंदन गए, वरना तुम जयपुर आए हो ले दे के मुश्किल से जयपुर पहुंच पाए हो। अगली 1907 में कहां थी? लंदन थी। 1907 तक तो अपने वालों को तो अलग ही चल रहे थे भाई साहब, सिस्टम ही अलग ही चल रहा था अपना। तो कनाडा में अपने वाले भाई खूब सारे रहते थे, आज भी पंजाबी खूब सारे हैं। तो पंजाबी उस टाइम ही जाने देख, 1840 के आसपास इंग्लैंड की रानी कनाडा गई थी। कब की बात है? इंग्लैंड की रानी कनाडा गई। भाई कनाडा इंग्लैंड का डोमिनियन है, डोमिनियन है, तो वहां पे रानी की क्राउन भाग लेने के लिए गई किसी कार्यक्रम में, तो उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड गए। उन सिक्योरिटी गार्ड में पंजाब के सरदार जी थे। रानी वापस चली गई, सिक्योरिटी गार्ड वापस चले गए, सरदार जी वहीं रह गए। 1840 में हमारा एक आदमी गया था। 1840 से 2040 आए ने 200 साल हुए नहीं। कनाडा में सिख बहुसंख्यक कर देंगे थोड़े दिनों में, मतलब कनाडा का रक्षा मंत्री सिख है, तो कितनी जल्दी हम वहां भरे। एक आदमी गया। कनाडा में जमीन है ज्यादा, मिनक है कम, इसलिए उनके काम करने वाले लोग चाहिए थे। सरदार जी ने इधर फोन मिला के भाई साहब आ जाओ। अपने वाली जनता फ्री बैठी थी यहाँ पे, तो कनाडा 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 था, तो सारे के सारे कहाँ चले गए? कनाडा। तो ये वैंकूवर शहर में, कौन से शहर में गए? वहां पर। अच्छा, एक ये जो इनका संगठन था ना, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसका जो ऑफिस था उसका नाम था इंडिया हाउस। क्या नाम था? भारत सचिव के ऑफिस को भी क्या कहते थे? इंडिया हाउस। और ये क्रांतिकारी अपने वाले हाउस को भी क्या बोलते थे? इंडिया हाउस। तो वैंकूवर वालों ने बनाया था यूनाइटेड इंडिया हाउस। क्या बना लिया था? यूनाइटेड इंडिया हाउस। तो वैंकूवर में कौन सा संगठन काम करता था वहां पे? अपना यूनाइटेड। दो बंदों का था, एक बंदे थे जीडी कुमार। कौन थे? जीडी कुमार। एक बंदे थे तारकनाथ दास। अब मैं पुनः कहूंगा, जीडी कुमार और अश्विन कुमार दत्त में कंफ्यूज मत हो जाना। अश्विन कुमार दत्त का संगठन है स्वदेश बांधव समिति। क्या नाम है? अखबार का नाम है स्वदेशी। क्या नाम है? स्वदेशी। इस वाले का नाम क्या है? स्वदेशी सेवक ग्रह। अखबार का नाम क्या है? स्वदेशी सेवक। अब ये अपने वाले खूब हो गए। अपने वालों ने वहां इस प्रकार की बातें करनी शुरू की, स्वदेशी सेवक है, यूनाइटेड इंडियन। तो वहां कनाडा की सरकार को पता चला, तो कनाडा की सरकार ने रोक लगा दी। इंडिया का कोई आदमी कनाडा नहीं आ सकता, बैन है तुम्हारा। अब सीधा सीधा तो बैन कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने बड़ा अजीब सा रूल बनाया। उन्होंने कहा भारत से कनाडा वही आ सकता है जिसका जहाज बीच में कहीं ना रुके। यदि जहाज बीच में नहीं रुकेगा तब तो आ जाओ, और जहाज को बीच में रोक दिया तो हम आने नहीं देंगे। उस समय ऐसा कोई जहाज ही नहीं था जो भारत से चले और इतना तेल आ जाए उसके अंदर कनाडा पहुंच जाए। तेल भरवाने के लिए बीच में 4 दिन रुकना पड़ता। तो ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा, ना तो सीधा जहाज आ सकता है, ना इंडिया में क्या मिलेगी? एंट्री। तो उन्होंने एंट्री बैन कर दी। पर चूंकि हर कानून में एक आधा कोई ना कोई कमी होती है, लूप होल होते हैं, इंडियंस को कमियां निकालने में मजे ही आते हैं अपने को। तो अपने वाले उस कमी का फायदा उठा के 2-4 जने घुस गए। वो 2-4 जने घुस गए तो बाकी इंडिया वालों को पता चला, अरे आजकल कनाडा की सरकार जाने दे रही है, कनाडा की सरकार जाने दे रही है। तो अपने सिंगापुर में एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम है गुरदीत सिंह। क्या नाम है? गुरदीत सिंह। कहां पे रहता है? कहां पे रहता है? सिंगापुर। सिंगापुर में हमारा एक लड़का रहता है, उसका नाम क्या है? गुरदीप। उसको लगाया यार यहाँ क्या करना है सिंगापुर में, अपने को चलना है कनाडा। तो उसने एक जहाज किराए पे लिया जापान का, उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। क्या नाम था जहाज का? कौन सा जहाज था? अरे बंद बंद, इधर देख, इधर देख, पहले इधर देख बोर्ड पे। फिर मैं क्यों खड़ा हूं जब उसमें देखना तेरे को? मेरे को पता है वहां नहीं है। गुरदीत सिंह। गुरदीत सिंह कहां पे रहता है? सिंगापुर। कौन सा जापान का एक जहाज किराए पे लेता है? कौन सा लेता है? कामक। यहां से हांगकांग से रवाना होता है। कहां से रवाना होता है? 376 यात्रियों को लेके। कितने यात्रियों को लेके जाना है? वैंकूवर। कहां पे जाना है? चलेगा भाई। जैसे वैंकूवर में पहुंचे, वहां पे पहुंचे, कनाडा गवर्नमेंट ने कहा हाँ भाई साहब कहां से आए? अब वहां से इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। बीच में जहाज कितनी जगह रोका? कि 5 जगह रोका। उनका वापस चलो, जहाज बीच में रुका तो हम आने नहीं देंगे। अरे पहले तो आए थे, उनका आने दिए। अब हमारे कानून को पूरा कर दिया गया, अब किसी की भी एंट्री इस प्रकार से नहीं हो। तो अपने वालों का भाई साहब वहां जाके भी भूखे मरना ही है, बैठे रहेंगे, वापस तो जाएंगे नहीं। तो वहां वैंकूवर में तट पर ही बैठ गए। अब अंदर अपनी खूब सारी जनता रहती है। अपने अंदर वाली जनता कनाडा की गवर्नमेंट को कहे कि हमारे भाइयों को अंदर आने दो। कनाडा गवर्नमेंट ने कहा तुमको और फेंकेंगे बाहर, वरना आप चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे। पर अपने वाली जनता ने अंदर संघर्ष किया और अपनी जनता ने कहा हमारे भाई तट पे बैठे हैं, इसलिए अपने अंदर वाली जनता ने बनाई तटीय समिति। क्या बनाई? सौर कमेटी, तटीय समिति बनाई। तटीय समिति में 3 आदमी है। कौन कौन 3 बंदे बताओ देखे? सोनलाल पाठक, रहीम हुसैन और। अब कोई पूछेगा तटीय समिति का गठन क्यों तथा किस लिए किया गया था? कामागाटा मारू जहाज को
कनाडा में प्रवेश देने के लिए कनाडा में रहने वाले भारतीयों द्वारा जो समिति बनाई गई उसका नाम क्या था? तटीय समिति। कौन कौन है? सोनलाल पाठक, रहीम उस बलवंत सिंह। इवन यूएसए में जो इंडियन रहते हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ इनको अंदर लो। यूएसए वालों ने कहा तुम्हारा क्या है, दाढ़ बात में मुसल चंद, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चुपचाप बैठे रहो। तो कनाडा वालों ने भी बात नहीं मानी, अमेरिका वालों ने भी बात नहीं मानी। तो अब कामागाटा मारू वापस आ रहे हैं। कामागाटा मारू जैसे ही वापस आ रहे, ये 1914 की बात, कब की बात है? कामागाटा मारू जैसे ही वापस आ रहा था, बीच में शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या शुरू हो गया? अच्छा, कामागाटा मारू में यात्री कहां के? इंडिया। इंडिया किसका गुलाम है? ब्रिटेन। इसलिए कामागाटा मारू पे झंडा लगेगा ब्रिटेन का। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ब्रिटेन के जहाजों को पकड़ पकड़ के समुद्र में डुबो रहा था। जर्मनी कह रहा था इंग्लैंड का जहाज कहीं भी दिखे उल्टा कर दो, उसको समुद्र के अंदर रहने दो। अब अंग्रेजों को बेचारों को पता चला कि इंडिया के नागरिकों से भरा हुआ अपना जहाज समुद्र के अंदर है। ये तब तक पहुंचे थे, जापान में एक शहर पड़ता है याकोहामा। कौन सा शहर है? वहां याकोहामा तक पहुंचे थे ये लोग। तब अंग्रेजों की सरकार को पता चला, अंग्रेज सरकार ने ऑर्डर दिया अब कहीं नहीं रोकना, सीधे सीधे कलकत्ता हो, इधर उधर मत चले जाना। ये कलकत्ता है, कलकत्ता में अपने एक बंदरगाह था बजबज। कौन सा बंदरगाह था? बजबज बंदरगाह। आगे इमिग्रेशन वाले खड़े, अभी भी सब जगह आप कहीं से विदेश से आओगे, भारत सरकार आपसे पूछेगी कहां जा के आया, कितने दिन रह के आया, पासपोर्ट दिखा, पूरे सब कुछ देखती है। उस समय भी देख रहे थे, इंडियन यात्री थे, उनको लगा देखेंगे पुलिस पकड़ेगी, भगदड़ मची। भगदड़ में 18 लोग काम आए। इनको लगा इस बंदरगाह का नाम बजबज नहीं है, भजबज है, इसलिए भागे वहां पे। भगदड़ में कितने लोग काम आए? घटना तो यही है, पर अपने को लिखना है इस घटना से भारत में राष्ट्रवाद का संचार हुआ कैसे, मेरी नहीं समझ में आया कभी, पर हुआ है इस घटना की वजह से। तो कनाडा में 2 घटनाएं अपने। कनाडा में एक तो क्या बना था? यूनाइटेड इंडिया हाउस। किस किसने बनाया? जीडी कुमार और तारकनाथ दास। जीडी कुमार ने एक और बनाया था स्वदेशी सेवक गृह अखबार। कौन सा? और एक बंदा कौन है अपना? गुरदीप सिंह। रहता कहां पे? सिंगापुर। जहाज कौन सा लिया? कामागाटा मारू। कौन सा लिया? कामागाटा। कहां से कहां गया वो? हांगकांग से वैंकूवर। हांगकांग से वैंकूवर। कितने यात्रियों को लेके? लेकिन कनाडा की सरकार ने प्रवेश नहीं दिया। तो कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने क्या बनाई? तटीय समिति में कौन कौन थे? सोनलाल पाठक, रहीम हुसैन और बलवंत। यूएसए में रहने वाले भारतीयों ने भी क्या किया? सपोर्ट किया, लेकिन जहाज को अंदर प्रवेश नहीं दिया। जहाज जब वापस आ रहा था तो क्या शुरू हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो याकोहामा पहुंचा, तब आदेश मिला कि सीधे सीधे कहां जाओ? कलकत्ता। कलकत्ता के कौन से बंदरगाह पे? बजबज। वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ में कितने लोग शहीद हुए? 18 लोग। इससे भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं का आई बात समझ में? वैसे ही आपके कनाडा हो गया।